स्टोरी की ओपनिंग में एक लड़की वैन को देखते हैं जो प्रोफेशन से एक किंडरगार्टन टीचर थी। वैसे एक बच्चे की मदर आकर वैन पे गुस्सा करने लगती है कि तुम किस तरह के टीचर हो, देखो मेरे बेटे के साथ इन बच्चों ने क्या किया है। वैन बोलती है एक्चुअली आपके बच्चे ने पहले फाइट स्टार्ट की थी। एक बच्चा जिन बोलता है टीचर सही बोल रही है। इस लड़के ने शाह की स्कर्ट उठाने की कोशिश की, ऊपर से शाह का बाल भी खींच रहा था, जिस कारण बेचारी शाह रोने लगी। वे लेडी बोलती है क्योंकि मेरा बेटा शाह को पसंद करता है। वैन से बोलती है तो शाह तुम्हारी डॉटर है, इतनी छोटी है फिर भी दो लड़के इसके पीछे फाइट कर रहे हैं, तुमने अपनी डॉटर को ये सब सिखाया है। वैन अचानक से उस लेडी की बाल खींचती है तो वह लेडी गुस्सा करने लगती है। वैन बोलती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या हुआ, मैं आपका बाल खींच नहीं सकती, आप तो कुछ ऐसे ही बोल रही थी। वे लेडी बोलती है एज अ टीचर तुम बहुत ही बायस्ड हो, इसलिए मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। वैन बोलती है आपको कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ। वे लेडी बोलती है क्या तुम पागल हो, ऐसे बच्चों के बीच में फाइट हुई है उसके लिए तुम पुलिस को कॉल करने जा रही हो। मैं समझ गई, तो तुम्हें मुझसे कंपनसेशन चाहिए इसलिए सारा नाटक कर रही हो, सही में तुम बहुत ही बेशर्म हो। उससे थप्पड़ मारने जा रही होती जब एक आदमी शहनान आकर उस लेडी को रोकता है। वैन हान को यहाँ पे देख के हैरान थी, सोचती है कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड शहनान है जिससे मैंने 6 साल पहले ब्रेकअप कर लिया था। अब हम 6 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। वैन हान से बहुत ही प्यार करती थी, बोलती है तुम ऐसे ही मेरे साथ लाइफ टाइम रहोगे ना। हान कहता है लाइफ टाइम तो बहुत ही कम है, मैं तो हर एक दिन तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जब वैन ने हान की बातों पे ट्रस्ट कर लिया था कि सही में हान उसे बहुत ही प्यार करता है, पर एक दिन वे हान को अपने दोस्तों से बात करते हुए सुनती है। उसके दोस्त बोल रहे थे कि तुम नेक्स्ट वीक अब्रॉड जा रहे हो, तुमने अभी तक वैन को बताया क्यों नहीं। हान का दूसरा दोस्त बोलता है लड़कियां जब हद से ज्यादा चिपकने लगती हैं तो सिर दर्द बन जाती हैं, और वैन जैसे लड़की जो बहुत ही पुअर और इनोसेंट है, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं सही में लगता है कि हान उस लड़के से शादी करेगा। जिस पर हान भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसने लगता है। ये सब सुनकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है और उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर हान अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि तुम दोनों सही में बहुत ही बदमाश हो, मेरा तो वैन को लेकर क्लियर प्लान है, मैं वैन को भी अपने साथ अब्रॉड लेकर जाने वाला हूँ। लेकिन वैन इस बात से अनजान डिसहार्टेंड होकर हान को ब्रेकअप के लिए बोल देती है। बैक टू द प्रेजेंट, हान वैन से बोलता है आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं जिन का अंकल हूँ। वैन हैरान थी कि हान उसे नहीं पहचान रहा, उसे लगता है कि बेशर्म आदमी उसको ना पहचानने का बस नाटक कर रहा है। वे लेडी बहुत ही प्यार से हान से बोलती है तो जिन आपका नेफ्यू है, पर हान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता जिससे उस लेडी का मुंह बन जाता है। वे लेडी वैन से माफी मांगने का नाटक करती है, बोलती है कि अब इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन वैन बोलती है कि वे इतने आसानी से इस चीज को नहीं भूलने वाली। वे लेडी कहने लगती है क्या तुम हमारी चैन फैमिली से पंगा लेना चाहती हो, शायद तुम्हें पता नहीं कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। हान जानबूझ के अपने नेफ्यू से बोलता है कि अगर ये बच्चा तुम्हें दोबारा से परेशान करे तो मुझे बताना, हमारी शैन फैमिली उनको अच्छे सबक सिखाएगी। तो वे लेडी डर जाती है क्योंकि उसे पता था कि शैन फैमिली बहुत ही पावरफुल है। वैन सोचते है आदमी 6 साल पहले की तरह आज भी अपनी अमीरी का नुमाइश कर रहा है। वे लेडी गुस्से में अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है। वैन सोचते वैसे हान को अब्रॉड में होना चाहिए था, तो यहाँ क्या कर रहा है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि शाव इसी की डॉटर है। जेन शाव से बोलता है अगर वह लड़का तुम्हें दोबारा से परेशान करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, मैं उसे बहुत ही मारूंगा। जिस पर हान उसको टपली मारता है। जेन कहने लगता है अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं जिस लड़के को पसंद करता हूँ उसी के सामने आप मुझे मार रहे हैं, आप सिंगल रहना ही डिजर्व करते हैं। हान जिन की तरफ से वैन से माफी मांगता है कि उन्हें उसकी वजह से परेशानी हुई। वैन सोचते है पहले हीरो की तरह बचाने आया और अब भी ऐसे नाटक कर रहा है कि जैसे मुझे जानता ना हो। टॉन्ट मारते हुए बोलती है कोई नहीं, एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है। हान सोचता है मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे टीचर वैन के साथ ये मेरी पहली मुलाकात नहीं है, हम एक दूसरे को बहुत ही टाइम से जानते हो। हान उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है तो वैन बोलती है कोई जरूरत नहीं, मुझे अनजान लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। जिन बोलता है टीचर वैन आप हमारे साथ चल सकती हैं, वैसे भी अंकल पूरे टाइम फ्री रहते हैं, आपका ड्राइवर तो बन ही सकते हैं। हान उसे चुप रहने को बोलता है और उसे उठाकर लेकर चला जाता है। वैन सोच रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि दोबारा हान से मुलाकात होगी, वे भी ऐसे कि मैं उसे याद भी नहीं हूँ। वे पूरी तरह से भूल चुका है कि एक टाइम पर मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी। चलो सही है हम स्ट्रेंजर है, वही हमारे लिए बेहतर है। शाह बोलती है क्या हुआ, आपको जिन के अंकल पसंद नहीं आए। वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर उसके दिल में हान को लेकर नफरत आज भी थी। ब्रेकअप के 2 महीने बाद उसको पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। एक बार हान ने गलती से भी उसको मैसेज या कॉल नहीं की कि वह जिंदा भी है या मर चुकी है। जब से वैन ने डिसाइड कर लिया था कि वह भी हान को अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल फेंकेगी। डिलीवरी के टाइम उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। डॉक्टर फैमिली मेंबर को बुलाने की बात करते हैं तो वैन बताती है कि हान उसके बच्चे का फादर है, आप उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर सकती हैं। नर्स हान को कॉल करके पूछती है कि आप मिस वैन के फैमिली हैं, इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। पर सामने से एक लड़की जैनी की आवाज आती है, बोलती है मुझे हान ने बताने को बोला है कि वह उस पेशेंट को नहीं जानता
और ना ही उस पेशेंट के जीने या मरने से उसे कोई फर्क पड़ता है। ये सुनकर वैन को बहुत ही बुरा लगता है। सोचती है कि वह अपने लिए इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आएगी। वह भी तो ऑर्फन है, तो उसके बच्चे को भी किसी फादर फिगर की जरूरत नहीं है। वैन अपनी डॉटर शाह से बोलती है कि हम जिन के अंकल को इतने अच्छे से नहीं जानते, इसलिए ऐसे किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी हम गर्ल्स हैं, हमें हमेशा इंडिपेंडेंट बन के रहना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। शाह बोलती है, पर क्या मैं जिन के अंकल को पसंद कर सकती हूँ? वे बिल्कुल मेरे डैड जैसे दिखते हैं। तो वैन कुछ बोल नहीं पाती। दूसरी साइड हान की मॉम लाइव आके बोल रही होती हैं कि आप सब मेरे सन से मिलो, देखो कितना हैंडसम है, ऊपर से शाइन ग्रुप का सीईओ। हान उनको वीडियो बनाने से मना करता है, पर उसकी मॉम सुनने को तैयार नहीं थी, तो वहां से उठकर जाने की कोशिश करता है। पर वैसे ही जिन आकर बोलता है कि आप भागो मत, आज आप टीचर वैन और शाह को उनके घर छोड़ने में नाकामयाब हो गए, तो कम से कम ग्रैंड माँ को लाइव स्ट्रीम करने दो, वे आपकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हैं। उसकी मॉम बोलती है कि आप सब देख सकते हैं मेरा सन कितना गुड लुकिंग है, ऊपर से बिलियनियर, अगर कोई भी प्रेसिडेंट की वाइफ बनने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हान कहता है मॉम बस करो, अपना फेस छुपा लेता है, तो उसकी मॉम कहने लगती हैं कि मेरा सन कुछ ज्यादा ही शर्मिला है, आप लोग जल्दी से मुझे डीएम करो। हान की मॉम बोलती है इतना हैंडसम होने का क्या फायदा जब तुम मुझे एक डॉटर इन लॉ भी नहीं दे सकते, इसलिए आज मैं अपने सभी फैन से इंटरेक्ट कर रही थी और ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरे सन को पसंद ना करे। जिन बोलता है पर मुझे लगता है कि टीचर वैन को अंकल पसंद नहीं आए। हान के मॉम बोलती हैं टीचर वैन वे तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, मैंने सुना है कि वे अकेले अपने डॉटर को रेस कर रही हैं, शायद उनका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हान कहता है कि मामा बस करो, अगर किसी का हस्बैंड मर भी गया है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे मामलों से दूर रहो। उसकी मॉम जिन को अपने पास बुलाती हैं, उसका कान बंद करके बोलते हैं कि सच तो ये है कि तुम्हारी कुछ बस की नहीं है, 6 साल पहले कार एक्सीडेंट होने की वजह से तुम्हारा भी काम नहीं कर रहा। जिन बोलता है अब नानी गुस्सा हो गई इसलिए आपको बेस्ट ऑफ लक। हान कहता है रुको तुम्हारी मॉम को आने दो फिर बताता हूँ, तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता, बस पूरे टाइम लड़कियों के पीछे मंडराते रहते हो। जिन बोलता है आप अपने लिए वाइफ नहीं ढूंढ पा रहे तो मुझसे जेलस होने की जरूरत नहीं है। हान की मॉम हान से बोलती है कि तुम अपने ट्रीटमेंट पे गिव अप कैसे कर सकते हो, माना 6 साल पहले हुए एक्सीडेंट की वजह से तुम मेंस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर ने खुद ही कहा है कि तुम्हें फिजियोलॉजिकली कोई दिक्कत नहीं है, सब तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। कहीं टीचर वैन को ऐसा न लगे कि मैं तुमसे उनकी शादी करवा के उनके साथ फ्रॉड कर रही हूँ। हान कहता है आपको पता है कि कार एक्सीडेंट में मेरी यादाश्त जा चुकी है, क्या पता 6 साल पहले मेरी वाइफ या बच्चा हो या कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो। हान कहते हैं कि बेशक मैं सब कुछ भूल चुका हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं, पक्का कोई ना कोई मेरी लाइफ में जरूर थी, इसलिए मैं लाइफ टाइम सिंगल रहने वाला हूँ। हान के मॉम को समझ में आ गया था कि ये तो शादी के लिए हाँ नहीं बोलने वाला, अब उन्हें कुछ करना होगा। अब हान सो रहा था तो उसे सपने आते हैं कि वह किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, पर अचानक से उसको वैन का चेहरा दिखता है तो उसे बहुत ही अजीब लगता है कि वे टीचर वैन कैसे हो सकती हैं। बाद में हान अपने डॉक्टर फ्रेंड जाओ से मिलने आता है। जाओ बोलता है क्या बात है, आज तो तुम बिना अपॉइंटमेंट के खुद ही आ गए, टेंशन मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहो, तुम एक दिन पक्का ठीक हो जाओगे। हान कहता है कि एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे कुछ फील हुआ 6 सालों में पहली बार। जाओ कहता है तुम्हारा मतलब है कि तुमने किसी लड़की को अपने सपने में देखा, पर एक बार के बाद तुम फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वैसे तुमने किसके बारे में सपना देखा था? तो हान वैन के बारे में सोचने लगता है, पर जाओ से कहता है कि मैं भूल गया। जाओ बोलता है कि ऐसी बात है तो उस लड़की का चेहरा याद करने की कोशिश करो, क्या पता तुम उस लड़की से रियल लाइफ में कभी मिले हो। हान कहते हैं कि सपोज वे पर्सन रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। जाओ कहता है कि उसको डेट करो। बाद में वैन को देखते हैं जो अपनी डॉटर के साथ रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने आई थी क्योंकि शाह हैंडीक्राफ्ट कंपटीशन में फर्स्ट आई थी। वहीं हान अपनी मॉम के बोलने पर एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था तो वैन देख लेती है। वह लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि उसका नाम मैंग है। वैन सोचते है कि हान तो ऑलरेडी जैनी के साथ था, लगता है दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब इस लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया है। सही में बहुत ही बेशर्म है। दोनों की चोरी छिपके बातें सुनने लगती है। मैंग को हान पसंद आ गया था। शादी और बच्चे की बात करती है तो हान कहता है कि मैं सबसे पहले अपने सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं इनफर्टाइल हूँ। वैन सोचती है अगर ये इनफर्टाइल है तो फिर मेरे सामने कौन बैठी है। मैंग हान से कहती है कोई नहीं, आजकल तो मेडिकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है, हम IVF करवा सकते हैं, वैसे मैं बच्चे के बिना भी रह सकती हूँ। हान कहता है शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इनफर्टाइल हूँ, एक्चुअली मुझ में ही दिक्कत है, मैं वो सब नहीं कर पाता। जिससे वैन हैरान थी, सोचती है आदमी कितना झूठ बोलता है, याद करने लगती है कि वह कितना पैशनेटली उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। मैंग हान पे गुस्सा करने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, हम दोनों एक दूसरे के फैमिली के बोलने पर ब्लाइंड डेट पर आए हैं, तुम मेरी फैमिली को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए बहाना बना रहे हो। देखो मैं समझ रही हूँ हम दोनों एडल्ट्स हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ शादी के बाद मैं तुम पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाऊंगी। हान कहता है एक्चुअली मेरा सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरी यादाश्त चली गई और जब से मैं मेंस प्रॉब्लम से सफर कर रहा हूँ। वैन हैरान थी कि हान का कार एक्सीडेंट हुआ है और वह सब कुछ भूल चुका है। शाह हान को देखकर उसके पास आती है, बोलती है कि अगर इतना ही सीरियस है तो आप डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। वैन जल्दी से आकर उसे कुछ बोलने से मना करती है। हान यहाँ वैन को देखकर सरप्राइज था। बाद में वैन सोच रही होती है
तो हान उसको ना पहचानने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि कार एक्सीडेंट की वजह से वह एमनीशिया सफर कर रहा है। मतलब ये सब कुछ भूल चुका है। चलो सही है, उसको पता नहीं लग पाएगा कि शाह उसकी डॉटर है। अचानक से बारिश होने लगती है तो शाह बोलती है अब हम घर कैसे जाएंगे। वैन बोलती है टेंशन मत लो, बारिश रुक जाएगी। वैसे ही हान उनके पास आता है। अब हान उन्हें घर छोड़ने जा रहा था। शाह कार में एक पीच चाम को देखकर बोलती है मॉम ये चाम तो वैसे दिख रहा है ना जैसे आपने मेरे लिए बनाया था। वैन हान से बोलती है कि ये पीच चाम काफी पुराना नजर आ रहा है, आपकी कार के इंटीरियर डेकोरेशन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। हान कहता है मैंने बहुत ही सालों से इसे यहीं लगा के रखा है। वैन कहती है कि आपने कभी रिप्लेस क्यों नहीं किया। हान बोलता है पता नहीं, मैं जब भी इसे निकालना चाहा मेरा मन निकालने को नहीं मान रहा था। लगता है मेरा दिल इसी पीच में बसा हुआ है। वैन को याद होता है कि वे खुद अपने हाथों से वे बनाकर हान को देने आई थी। तो पहले हान जानबूझकर बोलता है कि ऐसे सुपरस्टिशियस चीजों को कौन मानता है, पर देखता है कि वैन नाराज हो गई तो बहुत ही प्यार से बोलता है कि मैं मानता हूँ। हान उसे खुद को साफ करने के लिए कपड़े देता है तो वैन देखती है उसके हाथ पर चोट का निशान है, तो समझ जाती है उसी कार एक्सीडेंट की वजह से आए होंगे। बाद में वैन उसे घर छोड़ने के लिए थैंक यू बोलती है। हान कहता है कि आज सब कुछ कितना कोइंसिडेंस था ना, हम सेमी रेस्टोरेंट में आए, ऊपर से आप मेरे साइड में बैठी हुई थी। वैन कहती है कि हम काफी दूर बैठे थे, हमने कुछ नहीं सुना। शाह बोलती है पर मैंने सुना कार एक्सीडेंट के बाद अंकल किसी हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं। वैसे अंकल को एग्जैक्टली हुआ क्या है। वैन बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में शाह को लेकर भाग जाती है तो हान मुस्कुराने लगता है। हान देखता है कि वह अपनी यूएसबी ड्राइव गिराकर चली गई है। बाद में शाह हान के बारे में ये बात कर रही थी कि बेचारे अंकल कार एक्सीडेंट की वजह से इतना सफर कर रहे हैं, मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। वैन सोचती है वह आदमी वही डिजर्व करता है। वैसे उसका कार एक्सीडेंट मेरी वजह से तो नहीं हुआ होगा ना, पर मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है। वैसे भी तब कहाँ था जब मैं डिलीवरी के टाइम इतने पेन में थी। शाह बोलती है वैसे मुझे जिन ने बताया कि उसके अंकल बहुत ही सालों से सिंगल हैं, मुझे उनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वैन बोलती है तुम ज्यादा मत सोचो, आराम से सो जाओ। तो शाह सो जाती है। वैन नोटिस करती है कि उसकी यूएसबी ड्राइव मिसिंग है। वैसे उसके पास हान की कॉल आती है, बोलता है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही, आप अपना कुछ सामान मेरे पास छोड़ आई हैं। उसे क्लब आने को बोलता है जहाँ अपने दोस्तों के साथ जैनी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। जैनी बोलती है आज मेरा बर्थडे है और तुम फोन पे बात करने में बिजी हो, आखिरकार हम ब्रदर्स हैं। हान कहता है कि तुम एक लड़की हो तो ब्रदर कैसे हो सकती हो। जैनी बोलती है फिर मैं तुम्हारी क्या हूँ, पर हान कोई जवाब नहीं देता। हान के दोस्त जैनी से बोलने लगते हैं कि तुम जेलस मत हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ब्रदर हान ने शुरू से जिसको पसंद किया वह बस वैन है। जैनी बोलती है पर वे लड़की इस लाइफ में तो हान के सामने नहीं आने वाली। लेकिन वैसे ही वैन आती है तो जैनी के साथ साथ हान के दोस्त भी उसको यहाँ पे देख के हैरान थे। हान को अजीब लगता है जिस तरह से सब वैन को देख रहे थे। हान पूछता है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। हान के दोस्त बोलते हैं कि हाँ वैन हमारी सीनियर थी, हम सेमी यूनिवर्सिटी में थे। जैनी बोलती है पर हमारा मेजर अलग था, हम एक दूसरे को इतने अच्छे से नहीं जानते। वैन हान से यूएसबी ड्राइव मांगती है। जैनी गुस्सा करने लगती है कि तुमने अभी भी हार नहीं माना। उसके ऊपर ड्रिंक फेंकने जाती है तो वैन साइड हो जाती है। हान कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, पर उसके दोस्त उसको शांत रहने को बोलते हैं। जैनी वैन से बोलती है मुझे तो लगा था कि तुम मर चुकी होंगी, पर तुम फिर से आके हान का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। वैन उसे थप्पड़ मारती है, बोलती है अपना बकवास बंद करो और गलती से भी मत सोच लेना कि मैं 6 साल पहले वाली वैन हूँ। अगर तुम जैसे लोग मर भी जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मुझसे दूर रहो। जैनी उसे थप्पड़ मारने जाती है पर हान उसे रोक लेता है। जैनी बोलती है तुम्हें पता नहीं है इस लड़की के इंटेंशन अच्छे नहीं है। हान कहता है वैन मेरी दोस्त है, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। जैनी कहती है आज मेरा बर्थडे है और तुम इस लड़की को घर छोड़ने जा रहे हो, फिर मैं कौन हूँ। वैन कहती है कि तुम अटेंशन सीकर हो जो पागल हो चुकी हो। हान वैन को अपने साथ लेकर चला जाता है तो उसके दोस्त हान के लिए बहुत ही हैप्पी थे कि बेशक हान सब कुछ भूल चुका है, पर उसकी बॉडी आज तक वैन को नहीं भूल पाई। मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि उसका प्यार उसके पास है लेकिन वह उसको पहचान नहीं पा रहा। जैनी बोलती है हान सिर्फ मेरा है, हान का इतने सालों से मैंने ध्यान रखा है, हान वैन को पूरी तरह से भूल चुका है। मैं नहीं चाहती तुम लोग उसके सामने वैन का जरा सा भी जिक्र करो। भूलो मत कि 6 साल पहले वैन की वजह से ही हान का एक्सीडेंट हुआ था। इधर हान ड्रंक था इसलिए वैन कार ड्राइव करने जा रही थी। हान कहता है मैं आपको खा थोड़ी जाऊंगा, आप कार ड्राइव करने में इतना नर्वस क्यों हो रही हैं। वैन बोलती है वैसे ब्रेक कहाँ है, लेफ्ट या राइट। तो हान डर जाता है कि पता नहीं आज उसके साथ क्या होने वाला है, पर वैन सही से ड्राइव करके उसको घर लाती है। सोचती है कि हान आज भी यहीं पे रहता है। वैन बोलती है कि हम पहुंच चुके हैं। हान बोलता है ज्यादा ड्रिंक करने से मेरा सर दर्द हो रहा है, पक्का हम पहुंच चुके हैं। वैन बोलती है कि हाँ आप यहीं पे रहते हैं। अचानक से दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए थे। हान कहता है पर आपको कैसे पता, क्या हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वैन सोचती है कहीं इसको कुछ याद तो नहीं आ गया। हान कहता है पता नहीं, मैं आपको जब भी देखता हूँ आपसे मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आती है। आपने कहा ना कि हम सेमी यूनिवर्सिटी में थे, मुझे लगा कि आप मुझे पहले से जानती होंगी। वैन कहती है नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते। हान बोलता है वैसे ये भी एक कोइंसिडेंस है, 1000 लोगों में से बस आप ही मेरी कॉलेज मेट निकली। वैन बोलती है काफी देर हो चुकी है, आपको जाना चाहिए।
पर इस बार हान जानबूझ के सर दर्द का बहाना बनाने लगता है। वैन कहती है क्या अभी आपके पास मेडिसिन है? हान कहता है तो, पर ऊपर अपार्टमेंट में। वैन कहती है कि मैं ऊपर नहीं जा सकती। हान जानबूझकर बोलता है कि वैसे आपका यूएसबी ड्राइव भी ऊपर ही है। तो वैन उसे उसके अपार्टमेंट लेकर आती है, उसको जल्दी से मेडिसिन खाने को देती है। हान सोचता है वैन को कैसे पता कि मेडिसिन कहाँ रहती है। वैन से पूछता है क्या आप पहले भी मेरे घर आ चुके हैं? आप मेरे घर से इतने फेमिलियर कैसे हैं? वैन नर्वस हो जाती है। एक्चुअली जब दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे तो वैन हमेशा हान के अपार्टमेंट आया करती थी। देखती है कि जो बास्केट उसने हान को गिफ्ट किया था वे आज भी हान के पास है। हान कहता है क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? वैन बोलती है बास्केट कितना चाइल्डिश लग रहा है। हान कहता है पता नहीं कौन मेरे लिए लाया था, पर कितना क्यूट है ना। हान को अचानक से सर में तेज से दर्द होने लगता है। हान अचानक से वैन के करीब आकर बोलता है मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। वैन बोलती है कि ऐसा है तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। उसे अलग करने की कोशिश करती है, पर हान कहता है क्या मैं आपको किस कर सकता हूँ? उसे किस करने जाता है पर वैन उसे अलग करके थप्पड़ लगा देती है। हान कहता है कि आई एम सो सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही ड्रंक हूँ। लेकिन वैन गुस्सा करने लगती है। जब भी वैन के पास शाह की कॉल आती है, वैन बोलती है कि मैं जल्दी घर आ रही हूँ। हान के पॉकेट से यूएसबी ड्राइव निकाल लेती है। बोलती है कि आज आप ड्रंक है इसलिए आज की आपकी इस हरकत को नजरअंदाज कर रही हूँ, और गुस्से में वहाँ चली जाती है। हान सोचता है पता नहीं मुझे आज क्या हो रहा है। अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि आज भी उसको फील हुआ। उसका दोस्त बोलता है कहीं तुमने दोबारा से कोई सपना तो नहीं देखा? हान कहता है इस बार ये कोई सपना नहीं बल्कि मेरे पास एक लड़की थी। ये डॉक्टर बोलता है तुम पक्का उस लड़की से फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हो? हान कहता है फिर मैं क्या करूँ? उसका दोस्त बोलता है पहले तुम कोल्ड शावर लो। हान कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऑलरेडी इतनी ठंड है। उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, फिर उस मोमेंट को एंजॉय करो। हान को बहुत ही अजीब लग रहा था इसलिए वर्कआउट करने लगता है। इधर वैन हान के बारे में ही सोच रही थी कि मुझे पहले से हान के बारे में पता था, मैं ही पागल थी जो उसके प्यार में फंस गई। पता चलता है कि एक बार जेनी पूरे कॉलेज के सामने हान को प्रपोज करती है। जेनी और हान कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर थे इसलिए सब दोनों के लिए चीयर्स करने लगते हैं, पर हान झूठ बोलता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सबके सामने वैन को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है। कुछ दिन बाद वैन हान से बोलती है कि अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है इसलिए मुझे और आपकी गर्लफ्रेंड प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है, प्लीज अब आप मेरे पास मत आइएगा। लेकिन ऐसे ही नाटक करते हुए सही में हान को वैन से प्यार हो गया था। बोलता है तुम सही में बहुत ही हार्टलेस हो। उसको अचानक से किस कर लेता है। इतने टाइम में वैन के अंदर भी हान के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी इसलिए उसे किस करके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है। लेकिन आज वैन सोच रही थी कि वह फिर से पहले की तरह गलती नहीं करने वाली, उसे हान से दूर रहना है। बाद में वैन के पास उसके दोस्त की कॉल आती है कि शैन फैमिली हमारे ऑर्फनेज को डिमोलिश करने जा रही है जिस कारण ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो गई है। ग्रैंड माँ एक्चुअली में उस ऑर्फनेज की डीन थी। अब वैन हान से मिलने उसकी कंपनी आती है। सोचती है वह ऑर्फनेज उसका घर है, वह उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकती, पर उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह इस बारे में हान से बात करे। पर उसे कैसे भी करके हान को कन्विंस करना था कि वह उस ऑर्फनेज को एक्वायर ना करे। जब भी जेनी आती है बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वैन कहती है कि अब मेरे साथ ऐसा भी मत करो कि जैसे मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया हो। मुझे पता है हान सब कुछ भूल चुका है। जेनी कहती है कि सही है कि तुम्हें पता है, वैसे भी तुम हान को डिजर्व नहीं करती। वैन बोलती है कि बेशक हान मुझे भूल चुका है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चांस है। हान तुम्हें कभी पसंद नहीं करने वाला। इस बात पर जेनी उसे लड़ने लगती है, लेकिन जब भी हान आकर दोनों को ऐसा लड़ने से मना करता है। वैन से पूछता है कि आप ठीक तो है ना? जेनी कहती है कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे, देखो इस लड़की ने मुझे कितनी बुरी तरह से मारा। हान कहता है तो तुम्हें ऐसा रूथलेस बनने की जरूरत क्या थी? वैन सोचते है मैंने कंपनी में आके प्रॉब्लम क्रिएट की, कहीं हान गुस्सा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वे मुझे ऑर्फनेज वाली जमीन बेचने से मना तो नहीं कर देगा। हान कहता है कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? जेनी बोलती है कि हम इतने सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम मेरे सामने इस लड़की की केयर कर रहे हो। हान कहता है तुम जरा ढंग में रहो। जेनी बोलने लगती है कि मैं 6 सालों से तुम्हें पसंद करते हुए आ रही हूँ और तुम हो कि मेरी तरफ देखते भी नहीं। हान कहता है कि मैंने 6 सालों से किसी को इसलिए डेट नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे अंदर किसी के लिए फीलिंग्स है और वे पर्सन तुम नहीं हो। सभी एम्प्लॉइज बातें करने लगती हैं कि बॉस ने मिस जेनी को रिजेक्ट कर दिया, वे भी ये बोल के कि उनमें कोई दिक्कत है। हान जेनी से कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना हैप्पीनेस कहीं और ढूंढना चाहिए। वैन सोचती है कि बंदा तो बहुत ही ब्रेव है, इसने सबके सामने बोल दिया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। जेनी कहती है तुम क्या बोले जा रहे हो, अगर मेरे लिए फील नहीं करते तो किसके लिए करते हो? हान वैन को अपने करीब लाकर बोलता है मेरे अंदर बस आपके लिए फीलिंग्स है। तो ये सुनकर जेनी गुस्से में वहाँ चली जाती है। अब वैन यही सोच रही होती है कि 6 साल पहले वैन के अंदर थोड़ी शर्म तो थी, पर अब तो ये पूरी तरह से बेशर्म हो चुका है। वैन हान से बोलती है कि अब ये नाटक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप ऑर्फनेज एक्विजिशन प्लान के बारे में एक बार ध्यान से सोचेंगे। हान कहता है तो आप यहाँ पे मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने आई हैं। देखते हैं कि उसके हाथ में बैंक कार्ड है, तो बोलते हैं कि वैसे इस कार्ड में कितने पैसे हैं। वैन बोलती है कि 2 लाख से भी कम। हान कहता है कि मैं आपको बता दूं कि वह ऑर्फनेज जिस जमीन पर है उसकी कीमत 30 मिलियन है। वैन कहती है कि अगर वह ऑर्फनेज डिमोलिश हो गया तो वहाँ के सारे बच्चे बेघर हो जाएंगे। हान कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ,
अब उस जमीन पे कैसे डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन होगा ये कंपनी का फैसला है। मैं कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। वैन बोलती है कि आई नो मैं आपसे ज्यादा मांग रही हूँ, पर प्लीज आप नेगोशिएट तो कर ही सकते हैं। हान कहता है कि नेगोशिएशन करने के लिए आप बदले में क्या ऑफर कर रही हैं। वैन बोलती है कि मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलता है आप खुद को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। आपने शायद सुना नहीं, आप मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कॉल करके बोलता है वह उस जमीन को खुद ही प्राइवेटली बाय कर रहा है। वैन सोचती है कि अभी तो हान बोल रहा था कि वह कंपनी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, पर ये खुद ही उस जमीन को बाय करने की बात कर रहा है। हान कहता है कि चलिए एक डील करते हैं। वैन बोलती है आपका क्या मतलब है। हान अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है, बोलता है आपको तो पता है मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। वैन बोलती है कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, उस दिन तो आप, क्योंकि लास्ट टाइम हान उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। हान कहता है कि मैं सही में झूठ नहीं बोल रहा है। एक्चुअली जब आप मेरे करीब होती हैं जब भी मुझे वे फील होता है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। वैन सोचते है आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है। कहती है आप बीमार है तो अपना इलाज करवाइए, मैं टीचर हूँ कोई डॉक्टर नहीं। हान कहता है प्लीज मेरी बात समझिए। उस कार एक्सीडेंट के बाद लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं मुझे लगता है मुझे वापस से जिंदगी मिल चुकी है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। वैन बोलती है पर मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। हान कहता है कि साइंटिफिक अप्रोच, मैं ह्यूमन बॉडी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। उसके करीब जाता है तो वैन उसे अलग कर देती है। बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बड़े पॉवर्ट हो। वैसे ही हान बोलता है अभी मुझे कुछ फील हुआ, मेरी हार्ट बीट फास्ट होने लगी है। जब भी वैन आकर गुस्से में उसको किक मारती है, बोलती है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो। मेरा सजेशन रहेगा कि तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लो। हान सोचता है कि वैन गर्लफ्रेंड की बात कर रही है। अब मैं समझा वह मुझे खुद को परस्यू करने को बोल रही है, नहीं तो वह वापस मेरे पास क्यों आती। इधर वैन को गुस्सा आ रहा था कि अगर वे कुछ नहीं कर सकता तो इसमें मैं क्या करूं। सही में आदमी बहुत ही बेशर्म है। अब जिन की स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी और वे बोर हो रहा था, बोलता है मुझे वेकेशन पे जाना है। हान कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिन बोलता है पर टीचर वैन भी शाव को वेकेशन पे लेकर जा रही हैं, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये जानकर हान खुश हो जाता है। इधर वैन रिलैक्स कर रही थी, सोचती है कि चलो यहाँ हान नहीं आने वाला। वैसे ही जिन को देखती है। जब भी हान उसके पास आता है तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान कहता है मैं जिन को वेकेशन पे लेकर आया हूँ। वैन सोचती है ये तो भूत की तरह मेरे पीछे पड़ा है। हान कहता है वैसे आपने अपने आप को ढक क्यों लिया, क्या आपको मुझसे डर लग रहा है। उसे अचानक से पानी में खींच लेता है। बोलता है आप खुद को ऐसे कवर कर रही थी, मुझे लगा आपने कुछ अंदर पहना है, पर ये तो सिंपल ड्रेस है। वैन बोलती है कि तुम देख कहाँ रहे हो। जाने लगती है तो हान उसे अपने करीब खींच लेता है। वैन सोचती है सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब तुम्हारा एक्स पहले से गुड लुकिंग दिखने लगे। हान की बॉडी तो पहले से बहुत ही अच्छी लग रही है, अब अचानक से हान की बॉडी रिएक्ट करती है तो वैन गुस्सा करने लगती है। हान कहता है अब आपको यकीन हो गया आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। आपके करीब आने से मेरी बॉडी रिएक्ट करती है। आप उस एग्रीमेंट के बारे में दोबारा सोच सकती हैं, मैं ज्यादा पे करने को तैयार हूँ। वैन बोलती है पैसों की बात नहीं है। उसको सुनाकर जाने लगती तो हान कहता है सच बोल रहा हूँ, आप भी मुझे ठीक कर सकती हैं। वैसे जिन उसके ऊपर पानी फेंक देता है। हान कहता है तुम पिटाई खा के ही मानोगे, पर उल्टा जिन और शाव के साथ खेलने लगता है। वैन सोचती है हान और शाव में ब्लड रिलेशन है, यहाँ साफ पता चल रहा है। बाद में सब फिशिंग करने आते हैं। शाव बोलती है कि अंकल तो कमाल के हैं। अब वैन को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। हान इस चीज को नोटिस करता है, इसलिए उसे वापस चलने को बोलता है। वैन कहती है कि ऐसे बच्चे को एंजॉय करने का मौका बहुत ही कम मिलता है, बस कार राइड की वजह से मुझे थोड़ा सा डिजीनेस फील हो रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हान उसे बैठने को बोलता है। वैन कहती है कि मैं ठीक हूँ। हान कहता है या आप चेयर पे बैठो या मेरे लैप पर। वैन गुस्सा करने लगती है तो हान उसे चेयर पे बैठा देता है और आराम से म्यूजिक सुनने को बोलता है। वैन सोचते है कि ये तो वही सॉन्ग है जो मैं 6 साल पहले सुना करती थी। उसे याद आता है कैसे दोनों साथ में इस सॉन्ग को सुना करते थे। हान कहता है जब हम बुढ़े हो जाएंगे फिर भी एक साथ बैठकर ऐसे गाना सुना करेंगे। तो वैन हंसने लगती है। हान वैन को देखे जा रहा था तो वैन को थोड़ा सा अजीब लगता है। अब हान बच्चे के साथ खेलने लगता है तो वैन सोचती है कि शाव हान की डॉटर है, मुझे दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। हान को अपनी डॉटर के पास रहने का पूरा हक है। वैसे ही देखती है कि हान के फोन पे जेनी की कॉल आ रही है तो कॉल उठाती है। जेनी वैन की आवाज सुनकर गुस्सा करने लगती है, हान को फोन देने को बोलती है। वैन हान से बताती है कि जेनी की कॉल आई है, पर हान कॉल काटने को बोलता है। तो ये सुनकर जेनी को बहुत ही गुस्सा आता है। जिस तरह से शाव हान के साथ हैप्पी थी ये देखकर वैन को बहुत ही अच्छा लगता है। बाद में वैन हान को थैंक यू बोलती है कि उनकी वजह से आज शाव इतने अच्छे से एंजॉय कर पाई। हान पूछता है वैसे शाव के फादर किस तरह के पर्सन है। वैन बोलती है 1 नंबर का बदमाश। हान कहता है वैसे आप अकेली शाव की देखभाल करती हैं, आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा, शाव के फादर को मिस तो करती होंगी। वैन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, वह ऑलरेडी मर चुका है। हान कहता है जो मैंने आपको कंपनी में कहा था उसके बारे में मैंने ध्यान से सोचा, आई नो आपके लिए वो इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं इस बार आपको दिल से परस्यू करना चाहता हूँ। मैं आपके साथ मिलकर शाव का ध्यान रखना चाहता हूँ। वैन बोलती है कि आपका ये मेथड काम नहीं करने वाला। हान कहता है कि आपको लगता है कि ऐसे करके मैं आपका यूज करना चाहता हूँ। वैन बोलती है तो और क्या है, आपको लगता है कि बस मैं ही आपको ठीक कर सकती हूँ। हान कहता है आपके दिल में मैं इस तरह का पर्सन हूँ। वैन बोलती है सभी आदमी ऐसे होते हैं। हान कहता है आपको मुझे बाकी आदमियों के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है,
जब ये बच्चे आकर साथ में खेलने को बोलते हैं, पर हान जिन को वहां से लेकर चला जाता है। शाओ बोलती है अंकल को अचानक से क्या हो गया। वैन शाओ से बोलती है कि हम वापस से घर चल रहे हैं, तो शाओ उदास हो जाती है। वैन शाओ को होटल रूम लाती है, तो शाओ बोलती है कि रूम कितना बड़ा है, ब्रदर जिन भी साइड वाले रूम में है, पर हम तो वापस घर जा रहे हैं। वैन सोचती है हान ने उनके लिए इतना लग्जरियस होटल रूम बुक कराया है, मुझे हान का कोई एडवांटेज नहीं उठाना, इसलिए मुझे उसे पैसे वापस दे देना चाहिए। पर जैसे ही बाहर आती है उसको जिन से पता चलता है कि अचानक से हान बेहोश हो चुका है, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल आती है। हान होश में आता है तो देखते है कि वैन उसके पास है। वैन कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि आप स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से बेहोश हो गए थे, क्या ये भी उस कार एक्सीडेंट की वजह से हो रहा है? तो हान हाँ बोलता है। वैन कहती है कि कार एक्सीडेंट कैसे हुआ? हान कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं। बोलता है क्या हुआ, आपको मेरे लिए सॉरी फील हो रहा है? तो वैन उसका हाथ झटक देती है, जिससे हान दर्द होने का नाटक करने लगता है। वैन डॉक्टर को बुलाने जाने लगती है, तो हान कहता है मुझे टॉयलेट जाना है। वैन कहती है कि मैं नर्स को बुला देती हूँ, पर हान चक्कर आने का नाटक करने लगता है। अचानक से वैन को अपने करीब खींच लेता है, बोलता है कि मैं आपको सही में बहुत ही पसंद करता हूँ। वैसे ही जेनी आती है, बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आई हूँ। 6 सालों तक मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, तो भला अभी अकेले कैसे छोड़ सकती थी? यह सुनकर वैन को अच्छा नहीं लगता, वहां जाने लगती है। हान उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जेनी बोलती है कि मैं तुम्हारा लाइफ टाइम ध्यान रखने को तैयार हूँ। हान कहता है मुझे पता है, जब मैं कोमा में था तो मेरा ध्यान केयर टेकर ने रखा था, बस तुम हॉस्पिटल आके फोटो क्लिक करके अपने वीचैट पे डाल दिया करती थी, जैसे तुम ही 1 सालों से मेरा ध्यान रखते हुए आ रही थी। जेनी बोलती है वो तो मैं थोड़ी सी बिजी थी, पर हान उसके यहाँ जाने को बोलता है। जेनी को गुस्सा आता है कि सब वैन की वजह से हो रहा है। अब वैन शाओ के साथ रेस्टोरेंट में थी। शाओ बोलती है क्या हुआ, आपको अंकल की फिक्र हो रही है? वैन बोलती है क्या तुम अंकल को पसंद करती हो? शाओ बोलती है हाँ, अंकल के साथ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, अंकल भी मुझसे प्यार करते हैं। अंकल तो अब ठीक हो चुके हैं, तो आज मुझसे मिलने आएंगे ना? वैन सोचती है डॉटर फादर का नेचुरल बॉन्ड है, पर दोनों साथ में नहीं रह सकते। वैन बोलती है कि आज अंकल नहीं आ पाएंगे, पर वैसे ही हान आता है। ये देखता है कि वैन यहाँ से जाने की तैयारी कर चुकी है। वैन बोलती है कि आप ठीक तो है ना? हान कहता है वैसे आप यहाँ से भागने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं? क्या आप जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही हैं? हान उसे अपने साथ बाहर चलने को बोलता है, तो वैन शाह से बोलती है कि तुम यही ब्रदर जिन के साथ रहना, मैं अभी अंकल से बात करके आ रही हूँ। हान उसे रूम में लेकर आता है, बोलता है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। उसे किस करने जाता है, पर वैन उसे दूर कर देती है। हान कहता है कि इतने साल हो गए आपने कभी शाह के फादर को ढूंढने की कोशिश नहीं की? वैन बोलती है नहीं। हान कहता है पर क्यों, आप शाह के फादर को ऐसे कैसे बुला सकती हैं? वैन कहती है क्योंकि वो आदमी उस काबिल नहीं है। हान कहता है तो प्लीज आप मुझे चूज करो, मैं आपके एक्स हस्बैंड से बहुत ही अच्छा हूँ। वैन बोलती है पर वे मेरी बच्ची का फादर है, जिसे मैंने कभी बहुत प्यार किया था। हान कहता है वैसे मैं मान नहीं सकता कि आपके अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिन ने मुझे बताया कि कैसे मैं बेहोश हो गया था, तो आप बहुत ही बेचैन हो गई थी। क्या आपको मेरे से ज्यादा उस पर्सन की पड़ी है जो ऑलरेडी मर चुका है? वैन कहती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम चाह कर भी भुला नहीं सकते। हान कहता है पर मैं आपको लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। वैन बोलती है कि यहाँ पर शाव की लाइफ का सवाल है, मैं उसे पल भर की खुशियां नहीं देना चाहती। हान कहता है पर मैं आपके साथ शाव को बड़ी होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। उसे किस करने लगता है, तो वैन भी खुद को इस बार रोक नहीं पाती। हान कहता है आप उस आदमी को बुला दो, अब से हम एक नई शुरुआत करते हैं। पर वैन सोचते है कि वे दोबारा से सेम मिस्टेक नहीं कर सकती, इसलिए उसे अलग कर देती है। हान कहता है क्या आप अपने एक्स हस्बैंड को लेकर लाइफ टाइम ऐसे ही फेथफुल रहने वाली हैं? वैन बोलती है मैं उसे नहीं बुला सकती, बेशक वह कैसा भी था। हान कहता है और अभी जो हमने किस शेयर किया उसका क्या? वैन बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने पल भर के लिए आपको अपना हस्बैंड समझ लिया था। हान को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, गुस्से में वहां से जाने लगता है। जाते हुए बोलता है कि मैं आपको और आपके एक्स हस्बैंड को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, आगे से मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वैन मन ही मन में हान से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि वह पर्सन तुम ही हो। जब भी वैन के पास जेनी का मैसेज आता है कि हान तुम्हें भूल चुका है, अगर तुम गलती से उसको याद भी आ गई तो वह तुम्हें माफ नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने उसे बहुत ही हर्ट किया है। अब हान डिसहार्टेंड होकर ड्रिंक कर रहा था। बोलता है मतलब ये लड़की अपने हस्बैंड के पीछे इतनी पागल है। उसके दोस्त बोलते हैं अब क्या तुम किसी मैरिड लड़की के पीछे पड़ गए? हान कहता है कि वो वीडियो है। उसके दोस्त बोलते हैं फिर सही है, वैसे किसी लड़की में इतनी हिम्मत आ गई कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हान अभी भी वैन के बारे में ही सोच रहा था। बोलता है मैं जब भी उसके साथ होता हूँ लगता है मैं पोजेस हो चुका हूँ। हान का दोस्त बोलता है कि तुम्हारी मेमोरीज जा चुकी है तो अच्छी बात है, अब न्यू मेमोरीज बनाओ। तो ये सुनकर हान को दोबारा से मोटिवेशन मिलता है। दूसरी साइड वैन अपनी और हान की फोटो देख रही थी कि दोनों कॉलेज टाइम में एक दूसरे के साथ कितने हैप्पी थे। अचानक से उसको शाव की आवाज आती है कि किचन में पानी बह रहा है, तो वैन फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही हान जिन के साथ आता है। वैन बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिन बोलता है कि शाव की कॉल आई थी कि वाटर पाइप टूट चुका है, अंकल ये सब कुछ ठीक करने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए मैं अंकल को आपकी हेल्प करने के लिए लाया हूँ। शाव बोलती है अब सही में फिक्स कर सकते हैं, आप तो कमाल के हैं। हान कहता है बिल्कुल, ऐसा कोई काम नहीं जो अंकल कर नहीं सकते, चलो जल्दी से बताओ वाटर पाइप कहाँ है। पर हान ने उल्टा सब कुछ खराब कर दिया था,
इसीलिए प्लम्बर को बुलाया होता है। प्लम्बर बोलता है कुछ चीजें प्रोफेशनल लोगों पे ही छोड़ देना चाहिए, फालतू में शो ऑफ के चक्कर में सब कुछ खराब कर दिया। तो वैन हंसने लगती है। जिन बोलता है अंकल आपकी वजह से मुझे इतना एम्बेरस होना पड़ा। वैन कहती है आप गीले हो चुके हैं, आपको नहा लेना चाहिए। हान कहता है कि मैं ठीक हूँ। जिन बोलता है आप दोबारा से शो ऑफ करना बंद करो। हान नहाने जाता है तो वैन बोलती है कि आप अपने कपड़े दे दो, मैं सुखा दूंगी। वैसे ही हान डोर ओपन करता है। वैन उसको शर्टलेस देखकर बोलती है कि आप ऐसे बाहर कैसे आ सकते हैं। हान कहता है कि आप शावर तो ऐसे ही लेते हैं। वैन उसकी बॉडी को चेकआउट करने लगती है। हान कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने आपका टॉवल यूज कर लिया, मैं आपके लिए न्यू टॉवल ला दूंगा। वैन बोलती है पर ये टॉवल शाव का है। पर कोई नहीं, मैं उसके लिए ऑलरेडी टॉवल लेकर आ चुकी हूँ। हान बोलता है मुझे पता है तुम्हारे दिल में ऑलरेडी कोई और पर्सन है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला जब तक तुम मुझसे खुद नहीं बोलती कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तो बताओ क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। वैन कहती है कि अगर मैं बोलूं तो क्या आप मुझे परेशान करना बंद कर देंगे। पर हान अचानक से उसके करीब आकर बोलता है फिर मैं अपने साइड से और ज्यादा कोशिश करूंगा। उसे किस करने जा रहा होता है पर वैसे एजेंट की आवाज आती है कि ये पर्सन तो बिल्कुल अंकल की तरह दिख रहा है। हान देखने जाता है तो वैन डर जाती है। उसे लगता है कि वो फोटो उसकी और हान की है। हान बोलता है ये पर्सन बिल्कुल मेरी तरह नहीं लगता, मैं इतना हैंडसम हूँ। जिन बोलता है पर मुझे तो याद में आपकी तरह ही लग रहा था। हान कहता है तुम्हें अपने अंकल की भी पहचानी है, अब से तुम्हारी पॉकेट मनी कट। तो जिन उसको टीज करके भाग जाता है। हान वैन को फोटो दिखाकर बोलता है तो ये आदमी शाह का बायोलॉजिकल फादर है। वैन सोचती है कि वहाँ तो मेरी और हान की फोटो थी, तो ये सीनियर युवान की फोटो कहाँ से आ गई। वैन बोलती है तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये बात हान को बुरी लगती है, वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद शाह हान और वैन की फोटो लाकर बोलती है कि ब्रदर जिन गलती से दूसरी फोटो उठाकर लेकर चले गए थे। वैसे आप अंकल हान के साथ क्या कर रही हैं? क्या अंकल हान ही मेरे डैड हैं? वैन बोलती है कि अंकल हान और मैं बस दोस्त थे, पर अंकल हान अब मुझे भूल चुके हैं। शाह बोलती है कि ऐसी बातें तो आप उन्हें अपने बारे में याद क्यों नहीं दिला रही? अगर ब्रदर जिन मुझे भूल गए होते तो मैं तो उन्हें सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती। वैन कहती है क्योंकि अब अंकल और मैं एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं हैं। शाह बोलती है कोई नहीं, अब से मैं आपकी फ्रेंड हूँ। हान गुस्से में अपने डॉक्टर फ्रेंड के पास आकर मेडिसिन मांगता है। उसका दोस्त बोलता है कि मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होगा, मेडिसिन बस सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, कॉज को नहीं। हान कहता है मुझे एनर्जी बढ़ाने का दवा चाहिए। तो उसका दोस्त हैरान था। अब उसे हान से पता चलता है कि जिसे वह पसंद करता है वे लड़की आज भी अपने हस्बैंड को याद करती है जो इस दुनिया में है भी नहीं। उसका दोस्त बोलता है तो तुम जेलस होकर एनर्जी के लिए टैबलेट लेने आए हो, सही में तुम पागल हो। बाद में हान सोच रहा था कि सही में मैं पागल हो चुका हूँ। हान वैन को देखता है तो उसको आवाज देने जा रहा था। वैसे ही पीछे से युवान वैन को आवाज देता है। युवान भी सेमी यूनिवर्सिटी में था तो हान को पहचान जाता है। हान को याद आता है कि ये तो वही फोटो वाला आदमी है, मतलब वैन का हस्बैंड, पर ये तो मर चुका था। शाह वैन को देखते ही एक्साइटेड होकर उसे डैड बुलाते हुए उसके पास आती है। वैन बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? युवान बोलता है कि शाह ने बताया कि पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी है इसलिए मैं चला आया। शाह बोलने लगती है कि अब तो मॉम डैड मेरे साथ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। हान सुन लेता है, सोचता है तो मतलब सही में ये आदमी वैन का एक्स हस्बैंड है, पर ये तो मर चुका था। वैन ने मुझसे झूठ बोला। हान वैन के पास आकर बोलता है कि तुम मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी। वैन डर जाती है कि युवान को हान के एमनेशिया के बारे में नहीं पता, कहीं हान को बता ना दे कि शाह हान की डॉटर है। वैन हान से बताती है कि युवान है मेरे सीनियर, हम दोनों सेमी यूनिवर्सिटी में थे। युवान से बोलती है हान शाह के क्लासमेट के पेरेंट हैं, तो ये सुनकर हान को अच्छा नहीं लगता। युवान हान से हाथ मिलाने जाता है तो हान कहता है कि वैसे आप और शाह बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। तेज से उसका हाथ दबाने लगता है। युवान बताने जा रहा होता है कि हम कौन से फादर और डॉटर हैं जो एक जैसे दिखेंगे, पर वैसे ही वैन बोलती है हम स्टॉल के लिए लेट हो रहे हैं। वैन समझ जाती है कि हान युवान को शाह का फादर समझ रहा है। जब ये जिन भाग के आता है हान से बोलता है कि आप यहाँ पे स्कूल में क्या कर रहे हैं? हान कहता है तुम्हारी मॉम अब्रॉड गई हैं इसलिए मैं एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। जिन बोलते हैं क्या बात है, आपने तो मेरा दिल छू लिया, आप स्पेशली मेरे लिए आए हैं। युवान शाह से बोलता है स्टॉल कहाँ है? चलो डैड तुम्हें वहाँ पर लेकर चलते हैं। पर हान शाह को उठा लेता है, बोलता है कि तुम्हारा और जिन का स्टॉल साथ में है ना, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। जिन बोलता है पर आपका प्यारा नेफ्यू तो यहाँ पे खड़ा है, आप मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हैं। अब वैन युवान को हान के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करती है। युवान जान के हैरान था कि हान सब कुछ भूल चुका है, उसे ये भी नहीं पता कि शाह उसकी डॉटर है। वैन युवान से कुछ भी बताने से मना करती है। अब शाह और जिन ने बुक्स का स्टॉल लगाया था पर कोई भी बाय करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो शाह उदास हो जाती है। बोलती है कि मॉम ने कहा था कि नॉलेज प्राइसलेस होती है, पर कोई भी बुक बाय करने नहीं आ रहा। युवान बोलता है क्या मैं बुक बाय कर सकता हूँ? तो शाह बहुत ही खुश आती है। ये सब देखकर हान को बहुत ही जलन होती है। अपने असिस्टेंट को कॉल करके सभी बॉडीगार्ड्स को बुक बाय करने लाने को बोलता है। तो असिस्टेंट के ऑर्डर पे सारे बॉडीगार्ड्स भाग के स्टॉल पे आते हैं और एक एक करके सारी बुक्स बाय कर लेते हैं। शाह खुश होकर बोलती है अंकल हान आप तो बहुत ही कमाल के हैं, हमारी सारी बुक्स सोल्ड आउट हो गई। हान कहता है कि तुम्हारे अंकल के पास और भी चीजें सेल करने के लिए अवेलेबल है, अपनी वॉच निकाल के रख देता है। तो वैन बोलती है कि तुम पागल हो चुके हो,
हान कहता है कि अगर शाओ को खुशी मिल रही है तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो युवान भी अपनी वॉच निकाल के रख देता है। अब एक लेडी ब्रांडेड वॉच देखकर बाय करने आती है तो दोनों एक एक करके प्राइस कम करने लगते हैं ताकि उनकी वॉच सेल हो जाए। अब इतना कम रेट लगाते हैं कि उस लेडी को लगता है कि वॉच फेक है, इसलिए वहां चली जाती है। तो शाओ उदास हो जाती है। उसको उदास देखकर दोनों एक एक करके सेल करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगते हैं। तो वैन दोनों को ऐसे करने से रोकती है। अब ट्रॉफी कोई और भी बच्चा जीत चुका था तो शाओ उदास बैठी हुई थी। हान कहता है कि शाओ के स्टॉल से सबसे ज्यादा चीजें सेल हुई थी, फिर भी प्रिंसिपल ने किसी और को जिता दिया। युवान बोलता है कि सही में वे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। वैन कहती है कि चीटिंग करनी अच्छी बात नहीं है। दोनों बोलते हैं पर हमने कोई चीटिंग नहीं की। वैन बोलती है कि बस करो, हमें सब पता है। अब शाओ उदास थी। वैन बोलती है कि आई नो तुम्हारा सारा सामान सेल हो गया था, फिर भी तुम्हें ट्रॉफी नहीं मिली, पर तुम्हें खुद ही सारी चीजें सेल करनी थी। शाओ बोलती है पर अंकल हान और डैड युआन कोई आउटसाइडर थोड़ी हैं। वैन बोलती है पर ये लोग हमेशा तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास थोड़ी रहेंगे। हान कहता है तुम शाओ पे गुस्सा मत हो, मैं लाइफ टाइम शाओ को एक प्रिंसेस की तरह ख्याल रखने को तैयार हूँ। वैन बोलती है पर शाओ लाइफ टाइम किसी और के शैडो के अंडर नहीं रह सकती। हान कहता है प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास पैसा है, पावर है, अगर शाओ मेरी डॉटर होती तो मैं उसे कोई भी दुख नहीं आने देता। हान देखता है कि एक फ्लावर पॉट शाओ के ऊपर गिरने वाला है तो झट से उसको कवर कर लेता है, लेकिन फ्लावर पॉट हान के ऊपर गिर जाता है। अब गहरी चोट लगने से हान को फ्लैशबैक आने लगते हैं जब वे और वैन एक दूसरे के साथ है। हान बोलता है तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। अचानक से बेहोश हो जाता है। वैन हान की बातों को ही सोच रही होती है कि हान ऐसा क्यों बोल रहा था, कहीं उसे कुछ याद तो नहीं आ गया। शाओ बोलती है कहीं आपको दर्द तो नहीं हो रहा। जिन बोलता है अंकल आप तो कमाल के निकले, आपने बिल्कुल एक हीरो की तरह शाओ को बचा लिया। वैन शाओ को बचाने के लिए हान को थैंक यू बोलती है। हान सोचता है कि उसे वैन के साथ फ्लैशबैक क्यों आ रहे थे, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा था, पर आखिरकार वह सब था क्या। वैन से पूछता है क्या सही में युआन शाओ का बायोलॉजिकल फादर है, पर वैसे ही हान की सिस्टर आती है। हान धीरे से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हारे ब्रदर इन लॉ सर्जरी में बिजी थे, अब वे फ्री हो चुके हैं इसलिए हम डेट पे जा रहे हैं। वैसे तुम्हें चोट कैसे लगी। वैन बोलती है जिन की मॉम आप तो बिजनेस के सिलसिले में एब्रॉड थी ना। अब हान तो जिन का ध्यान रखने के बहाने वैन से मिलने आया करता था, इसलिए उसने झूठ बोला था कि उसकी सिस्टर इस वक्त एब्रॉड में है। हान के इशारा करने पर उसकी सिस्टर बोलती है हाँ बस मैं एब्रॉड के लिए निकल ही रही हूँ। जिन अपनी मॉम से बोलता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ डेट पर जाने वाली हैं और आप मुझे लेकर नहीं जा रही, कहीं मेरे पीछे आप दोनों सेकंड चाइल्ड का प्लान तो नहीं कर रहे हैं। उसकी मॉम बोलती है तुम बकवास बंद करो, उसे अपने साथ लेकर चली जाती हैं। हान कहता है मुझे सही में नहीं पता सिस्टर यहाँ क्या कर रही थी। अब वैन शाओ को ले जाने की बात करती है तो हान दर्द का नाटक करने लगता है। वैन बोलती है कि मैं पूरी रात आपके साथ स्टे नहीं कर सकती, आप अपना ध्यान रखने के लिए केयर टेकर हायर कर सकते हैं। हान कहता है तुम ऑलरेडी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे चुकी हो तो मुझे एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। वैन बोलती है मेरा हस्बैंड। हान कहता है युआन और कौन। देखो मैं तुम्हें सही में बहुत ही पसंद करता हूँ, तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ, मैं सही में तुम्हें लेकर बहुत ही सिंसियर हूँ। वैन बोलती है कि मैं आपको पहले ही सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। हान कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत ही परवाह है, मैंने देखा जब फ्लावर पॉट मेरे ऊपर गिरा तो तुम कितना डर गई थी। वैन बोलती है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और शाओ को अपने साथ लेकर चली जाती है। वैसे उसकी सिस्टर आती है, बोलती है तो यहाँ मामला प्यार का है, वैसे तुम उसको परस्यू क्यों नहीं करते। हान बोलता है वह हमेशा मुझे मना ही करती है। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हम लड़कियों को परस्यू करना इतना आसान है, तुम्हें पता है मैं कुछ दिनों तक तुम्हारे ब्रदर इन लॉ से बात नहीं कर रही थी तो उन्होंने जानबूझ के क्लास रियूनियन रखा ताकि उस बहाने मुझसे बात कर सके। तो इससे हान को आइडिया मिलता है, बोलता है कि वैन भी तो सेम यूनिवर्सिटी में थी, मतलब मैं भी क्लास रियूनियन रख सकता हूँ। और वैन क्लास रियूनियन में आती है तो यहाँ हान को देखकर हैरान थी। हान जानबूझकर बोलता है कि आप यहाँ, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। वैन कहती है कि तुम्हारी इंजरी कैसी है। हान कहता है क्या हुआ, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। वैन बोलती है कि वैसे तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। हान कहता है मैं तो क्लास रियूनियन के लिए आया हूँ। वैन बोलती है कि तुम अचानक से आज कैसे आ गए, इससे पहले तो तुम आज तक नहीं आए। हान उसके करीब जाकर बोलता है तो आप मेरे बारे में इतना नोटिस करती हैं। वैन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। हान कहता है पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। अब दोनों को करीब देखकर जैनी गुस्सा करने लगती है। उसके दोस्त भी उनको ऐसा देखकर हैरान थे। उनका प्रोफेसर दोनों को आकर बैठने को बोलता है। सब बातें कर रहे होते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, पर वैन की तो शायद शादी हो चुकी है। हान के दोस्त कंफ्यूज थे कि क्लास रियूनियन में हान वैन के साथ क्या कर रहा है। उसका दोस्त जैनी को देखकर सोचता है कि ये तो ऐसे गुर्रे जैसे किसी को मार डालेगी। हान का दोस्त हान से पूछता है कि तुम्हारा वैन के साथ क्या रिलेशन है। हान कहता है मैं चाहता हूँ कि वैन खुद बताए। तो वैन हैरान थी, बोलती है कि मिस्टर हान का नेफ्यू मेरा स्टूडेंट है और मेरी डॉटर है क्लासमेट। हान का दोस्त बोलता है कि तुम्हारी डॉटर भी है। सभी हैरान थे। वैन बोलती है हाँ मेरी 5 साल की डॉटर है। हान का दोस्त सोचता है कि फिर तो वे हान की डॉटर हो सकती है क्योंकि दोनों को अलग हुए 6 साल हुए हैं। प्रोफेसर बोलता है कि तुम्हारी शादी भी हो गई, वैसे तुम्हारे हस्बैंड क्या काम करते हैं। जैनी बोलने लगती है कि वैन बिना शादी के पता नहीं कि साथ में से प्रेग्नेंट हो गई, वे बच्ची पक्का वैन की एस्टिमेट चाइल्ड है। हान कहता है तुम अपना बकवास बंद करो। जैनी बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, पर ये सब सुनकर वैन के बारे में सभी बातें करने लगते हैं। हान कहता है कि एक लड़की होकर दूसरी लड़की का मजाक बना रही हो।
तो जेनी वैन से माफी मांगने का नाटक करती है, पर वैन उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और उसको अच्छे से सुना देती है। जेनी उसे मारने जाती है तो हान रोकता है, बोलता है कि तुम फालतू में रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रही थी। जेनी बोलती है तुम अभी भी वैन का साइड ले रहे हो, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो। अब जेनी 6 साल पहले वाली बातें बताने जा रही होती है, पर हान का दोस्त उसको बाहर लेकर चला जाता है। हान वैन से बोलता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वैन वॉशरूम आती है, सोचती है कि चाहे हान उसके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना बन रहा हो, उसे उसके लिए सॉफ्ट नहीं होना। बाहर आती तो जेनी और हान के दोस्त को बात करते हुए सुनती है। जेनी गुस्से में बोल रही होती है कि तुमने उस बेशर्म लड़की के बारे में मुझे बोलने से क्यों रोका। हान का दोस्त बोलता है कि 6 साल पहले हान वैन को ढूंढ रहा था, जिस कारण उसका एक्सीडेंट हो गया। बेचारा 1 साल तक कोमा में था, वे बहुत ही मुश्किल से वैन को भुलाए और तुम सब कुछ याद दिलाकर उसको दोबारा से सफर करते हुए देखना चाहती हो। वैन सोचती है तो हान मुझे ढूंढ रहा था तो उसका कार एक्सीडेंट हो गया। मतलब जब मैं शाव को जन्म दे रही थी, हान को कॉल करवाया था, उस वक्त हान कोमा में था। मतलब जेनी जो उस दिन बोल रही थी उसे हान ने बोलने को नहीं कहा था, जेनी ने मुझसे झूठ बोला। वैसे ही हान उसके पास आता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। पर वैन इस वक्त उसे कुछ नहीं बताती, क्योंकि उसे पता था कि इन 6 सालों में सब कुछ बदल चुका है। अब वे चाहकर भी हान के पास वापस नहीं जा सकती। बाद में हान वापस आता है तो देखता है कि वैन ने बहुत ही ड्रिंक कर लिया है, तो उसे घर लेकर आता है। बोलता है कि तुम ड्रंक होकर और भी क्यूट लग रही हो, वैसे शाव कहाँ है। वैन बोलती है कि ऑर्फनेज के दिन यानी मेरी ग्रैंडमा उसे अपने साथ लेकर गई हैं। अब हान जा रहा होता है तो वैन उसे रोककर बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो। हान कहता है तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। वैन बोलती है क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर रह नहीं सकते। हान बोलता है पर तुम रो क्यों रही हो। वैन कहती है मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया, मुझे लगा कि तुमने झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें हेट करने लगी थी। हान कहता है तुम क्या बोले जा रही हो, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। वैन उसका फेस टच करके बोलने लगती है कि तुम हान हो, प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारे बिना मेरा और शाव का क्या होगा। हान कहता है मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होने वाली, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, लाइफ टाइम शाव का ध्यान रखना चाहता हूँ। वैन बोलती है तो मुझे प्रूफ करके दिखाओ, उसको अचानक से किस कर लेती है। हान कहता है पहले तुम होश में आ जाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन वैन उल्टा उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, बोलती है सही में तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है। हान कहता है देखो ऐसा मत करो, आखिरकार मैं भी एक आदमी हूँ। पर वैन तो उल्टा उसके क्लोज जाती है तो हान खुद को नहीं रोक पाता और उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन की नींद खुलती है तो अपने साइड में हान को देखकर हैरान थी। हान कहता है क्या तुम भूल चुकी हो कि रात में तुमने खुद ही पहल किया था और मुझे जाने से रोक रही थी। वैन को रात की सारी बातें याद करके बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है कि उसने नशे में क्या कर दिया। हान को जाने को बोलती है तो हान कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वैन बोलती है कि हम दोनों एडल्ट्स हैं, ऐसी गलतियां होती रहती है, हम इस बारे में कभी जिक्र नहीं करेंगे। हान कहता है तुम मेरे साथ सोने के बाद ऐसे कैसे बोल सकती हो। वैन सोचती है ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार एक दूसरे के साथ सो रहे हैं, हमारी ऑलरेडी डॉटर भी है। बोलती है हम दोनों एडल्ट्स हैं। हान कहता है मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर वैन उसे रूम से बाहर निकाल देती है। हान कहता है तुम इतने से पैसे देकर मुझसे छुटकारा पाना चाहती हो। वैन बाहर आकर उसे और पैसे लेकर बोलती है कि तुम इतने का भी काबिल नहीं हो। अब हान उदास होकर घर आता है, अपने डॉक्टर फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि अब मैं ठीक हो चुका हूँ। तो उसका दोस्त हैरान था, बोलता है क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो चुके हो। हान कहता है कि छोड़ो इस बात को, वैसे मेरा एक फ्रेंड है, वह किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ, पर अचानक से उस लड़की का एटीट्यूड चेंज हो गया, उसने मेरे फ्रेंड को घर से बाहर निकाल दिया। उसका दोस्त बोलता है क्या पता वह अच्छे से परफॉर्म ना कर पाया हो। तो ये सुनते ही हान कॉल काट देता है। हान वैन के बारे में ही सोच रहा था, उसे मैसेज करता है तो देखता है कि वैन ने उसे ब्लॉक कर दिया है। जिन बोलता है क्या हुआ, कहीं आपका अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप तो नहीं हो गया। यान कहता है कि रुको, अब मैं तुम्हारी मॉम को बुलाता हूँ, अब वही तुम्हें ट्यूशन देगी। तो जिन बोलने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। हान उसे उसका वॉच मांगता है तो जिन देने से मना करता है कि ये मेरा और शाव का सीक्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस है, ऐसे बच्चों की चीजें चोरी करना अच्छी बात नहीं है। पर हान उसे वॉच लेकर वैन को कॉल करता है, पर कॉल नहीं लगता। जिन बोलता है कि इसमें 9 बजे के बाद कॉल नहीं लगती, वैसे आप अपने फोन से टीचर को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से रेडी होकर स्कूल आता है, बोलता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि वैन मुझसे भागकर कहाँ जाती है। पर उसे पता चलता है कि आज वैन छुट्टी पर है, तो बेचारे का मुंह देखने लायक था। जिन बोलता है वैसे आप मुझे लेने आए हो या टीचर वैन को देखने, क्या आपको पता नहीं है कि टीचर वैन आपको इग्नोर कर रही है। हान कहता है तुम बहुत ही बदमाश होते जा रहे हो। जिन बोलता है वैसे मुझे पता है कि टीचर वैन कहाँ है। तो हान खुश हो जाता है। जिन बोलता है शाव ने बताया कि ऑर्फनेज की ग्रैंडमा बीमार है, तो टीचर वैन उनका ध्यान रखने गई हैं। हान सोचता है तो आखिरकार मैंने तुम्हारे बारे में पता लगा ही लिया। जिन बोलता है वैसे अंकल युवान भी वहीं पर हैं। तो ये जानकर हान को बहुत ही जलन होती है। जिन से बोलते हैं मेरे प्यारे नेफू बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। आज हान जिन से बहुत ही हैप्पी था। इधर वैन भी हान के बारे में ही सोच रही थी। युवान बोलता है क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नजर नहीं आ रही, लगता है तुम रात में सही से सो नहीं पाई। तो वैन क्या ही बताती। हान आता है तो देखता है कि वैन और युवान एक दूसरे के साथ हैं, तो उसे बहुत ही जलन होती है।
वैन के पास आकर बोलता है वाइफ तुम यहाँ हो, मुझे बताया क्यों नहीं। वैन हैरान थी कि इसको हुआ क्या है, ये मुझे वाइफ बुला रहा है। बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हान कहता है तुम्हारी ग्रैंडमा मेरी ग्रैंडमा है तो भला हमें कैसे नहीं आता। युवान बोलता है क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। वैन मना करती है पर हान कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, क्या तुम भूल चुकी हो रात में हमारे बीच में क्या हुआ था। अपनी लव बाइट्स दिखाने लगता है। युवान से बोलता है क्या आप अब भी वैन को चूज करना चाहते हैं। वैन युवान से बोलती है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, ये देखना तुम्हारा प्यार खुद ही तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आएगा। हान युवान से कहता है क्या हुआ आप जान नहीं रहे, मैं और वैन ग्रैंडमा का ध्यान रख लेंगे। युवान वैन से बोलता है कि अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो ठीक है, तुम हमेशा हैप्पी रहना। हान कहता है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा और दोबारा यहाँ पे मत आइएगा। हान वैन से कहता है कि अब वह चला गया तो पास को बुलाकर अपने आने वाले कल यानी मेरे बारे में सोचो, पर वैन उल्टा उसको हट कर देती है। हान कहता है क्या तुम अपने फियांसे को मारना चाहती हो। वैन बोलती है कि तुम दिन में सपना देखना बंद करो। हान कहता है तुम रात में तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। वैन बोलती है कि तुम चुप रहो। हान कहता है प्लीज मुझे एक और चांस दो, मैं इस बार तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि मैं ही तुम्हारा हस्बैंड बनना डिजर्व करता हूँ और शाओ का डैड भी। वैसे ही ग्रैंडमा आती हैं। हान को यहाँ पे देखकर बहुत ही हैप्पी थी, पर वैन कवर अप करने की कोशिश करती है कि ग्रैंडमा हान को कुछ बताना दें। ग्रैंडमा से बोलती है कि इन्होंने ही ऑर्फनेज की प्रॉब्लम सॉल्व की है। वैन बहाने से हान को शाओ का स्कूल से पिकअप करने जाने को बोलती है। हान जाते हुए बोलता है कि मुझे वीचैट से अनब्लॉक करना मत भूलना। ग्रैंडमा बोलती है क्या अभी भी तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ। हान बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे तो कॉलेज टाइम से ही पता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। बाहर से हान सब कुछ सुन लेता है, कंफ्यूज था कि ग्रैंडमा कॉलेज की बात क्यों कर रही थी। अब हान शाओ और जिन को स्कूल से घर लाता है। हान ग्रैंडमा की बातों को ही सोच रहा था कि क्या मैं और वैन कॉलेज टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। ये लगता है पक्का वैन मुझसे कुछ छुपा रही है। हान देखता है कि वैन के पास भी सेम वैसे ही बास्केट है। इधर जेन एक बॉक्स खोलने जा रहा था तो शाओ बोलती है कि मॉम ने इस बॉक्स को खोलने से मना किया है, पर वैसे ही छीना झपटी में बॉक्स नीचे गिर जाता है। हान आवाज सुनकर अंदर आता है और अपनी और वैन की कॉलेज टाइम की फोटो देखकर चौंक जाता है। ऊपर से देखता है कि वैन के पास सेम चार्म है जैसे उसके कार में लगी है। जब भी उसके दोस्तों की कॉल आती है उसको ड्रिंक पे बुला रहे थे। हान बोलता है आज मैं बहुत ही अच्छे मूड में हूँ, तुम दोनों मेरे घर आ जाओ। अब दोनों उसके घर आते हैं तो हान अपनी और वैन की एक बड़ी सी फोटो फ्रेम लगा के बैठा हुआ था। ये देखकर उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। हान कहता है क्या तुम दोनों एक्सप्लेन नहीं करना चाहोगे कि मेरा और वैन का क्या रिलेशन है। अब दोनों ने डर के मारे बता दिया होता है कि वे और वैन कॉलेज टाइम में 3 सालों से एक दूसरे को डेट करते हुए आ रहे थे, लेकिन एक दिन वैन अचानक से ब्रेकअप का मैसेज सेंड करके उसको छोड़कर चली गई। बताते हैं कि तुम उसको चारों तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, पर अचानक से तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो गया और तुम 1 साल तक कोमा में थे। जब तुम होश में आए तो तुम वैन को भूल चुके थे, बस हमने तुम्हारे भले के लिए सब कुछ छुपा के रखा। अब हान को गुस्सा आता है कि सब उसको धोखा देते हुए आ रहे थे, यहाँ तक कि वैन भी उसके साथ एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही है। उसकी मॉम बोलते हैं कि अब तुम्हें क्या हो गया। शाओ को देखकर बोलते हैं कि ये तो टीचर वैन की डॉटर है ना, कितनी क्यूट है, काश शाओ मेरी ग्रैंड डॉटर होती। अब ये चीज हान को क्लिक करती है। शाओ से बोलता है सच बताओ क्या अंकल युवान तुम्हारे फादर हैं। शाओ बोलती है कि डैड युवान तो मेरे गॉड फादर हैं। मेरी मॉम ने बताया कि 6 साल पहले मेरे डैड हमसे बहुत ही दूर चले गए। हान को डाउट होता है कि कहीं शाओ मेरी तो डॉटर नहीं है, इसलिए पैटर्निटी टेस्ट करवाता है। उसका डॉक्टर दोस्त बताता है कि रिजल्ट आ चुका है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें इसके फादर हो। तो हान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उसकी इतनी प्यारी डॉटर है। इधर हॉस्पिटल में जेनी आकर वैन से बोलती है कि तुम जानना चाहोगी कि हान का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। वैसे ही हान शाओ को लेकर आता है। जेनी बोलती है कि हान तुम्हें ढूंढ रहा था जिस कारण उसका कार एक्सीडेंट हो गया, बेचारा कितने टाइम तक कोमा में था। पर वैन उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है कि जब मैं शाओ को जन्म दे रही थी तो तुम्हारी उस झूठ की वजह से मैं ऑपरेशन रूम में मरते मरते बची हूँ। जेनी कहती है मैंने क्या झूठ बोला। वैन कहती है कि अच्छा तुम भूल चुकी हो, तुमने क्या कहा था कि शाओ को मेरे मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे दूर चली जाऊं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो जेनी वहां से चली जाती है। वैन देखती है कि हान यहीं पर है, उसे डर जाता है कि कहीं हान ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। अब वैन को पता चलता है कि हान को सब कुछ पता चल चुका है। हान उसे कन्फ्रंट करता है तो वैन बोलती है कि हम कॉलेज टाइम में एक दूसरे को डेट कर रहे थे, बात नहीं बनी तो हमने ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद तुम्हारी यादाश्त चली गई इसलिए मैंने तुम्हें कुछ बताना सही नहीं समझा। हान बोलते हैं कि अच्छा तो शाओ किसकी डॉटर है। वैन अभी भी झूठ बोलने की कोशिश करती है तो हान उसको डीएनए रिपोर्ट दिखा देता है। गुस्सा करने लगता है क्या मुझे सच जानने का भी हक नहीं था कि शाओ मेरी डॉटर है। वैन बोलती है कि मैं एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई थी, शाओ को जन्म देना मेरा अपना फैसला था, इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। हान कहता है तुम और कुछ मत बोलो, नहीं तो शायद मुझे भी नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या कर डालूंगा। हान कहता है तुम 6 सालों से मुझसे झूठ बोलते हुए आ रही हो, पनिशमेंट तो तुम पक्का डिजर्व करती हो। उसको अचानक से किस करने लगता है, बोलता है चलो शादी कर ले। पर वैन इस वक्त गिल्ट में थी कि उसकी वजह से हान का कार एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए उसे अलग कर देती है। हान बोलता है क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। वैन बोलती है कि हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है। हान कहता है प्रॉब्लम क्या है। वैन कहती है हमारी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अलग है, मुझे तो मेरी आइडेंटिटी का भी पता नहीं। आई नो शाओ तुम्हारी डॉटर है,
पर हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। हान कहते हैं कि ब्रेकअप से मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ। उसके करीब जाता है तो वैन बोलती है तुम बस शाओ के फादर हो, उसके अलावा हमारे बीच में कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। हान कहता है क्यों, हमारा बच्चा है। वैन कहती है किसने कह दिया कि अगर बच्चा है तो शादी करने का सर्टिफिकेट मिल गया, प्लीज मुझे अकेले छोड़ दो। हान को बहुत ही बुरा लगता है, बोलता है कि तुम बस एक डरपोक हो और कुछ नहीं, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वैन यही सोच रही थी कि तुमने सही कहा, मैं डरपोक हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं जा सकती। अब यान बहुत ही डिसहार्टेंड था, ड्रिंक करने आता है तो वेटर बोलता है कि आपके साइड वाले सर भी आपकी तरह ही डिसहार्टेंड है। हान और युवान एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। अब दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। हान कहता है कि मैं वैन को बहुत ही पसंद करता हूँ, पर वे इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। युवान कहता है कि कम से कम वे तुम्हें लाइक तो करती है, मैंने इतने सालों से उसे कई बार हिंट देने की कोशिश की कि कम से कम वे मुझे शाओ का स्टेप फादर बना ले, पर उसने हमेशा मुझे मना किया। हान कहता है क्योंकि शाओ का फादर मैं हूँ। युवान से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी अपना प्यार मिल जाए और तुम्हारी भी प्यारी सी डॉटर हो। युवान कहता है कि तुम भी हैप्पी रहो। हान कहता है देखना हमारी वेडिंग होगी तो फ्रंट टेबल तुम्हारा होगा। बाद में हान शाओ से मिलने आता है तो वैन उसको जाने को बोलती है। हान कहता है क्या तुम भूल चुकी हो, तुमने खुद ही एडमिट किया था कि मैं शाओ का फादर हूँ। शाओ यहाँ पे हान को देखकर बहुत ही हैप्पी थी। बाद में हान शाओ को स्कूल लेने आता है तो वैन चाहकर भी उसको रोक नहीं पाती। अब शाओ को पिकनिक पर जाना था पर बारिश हो रही थी, पर वैसे ही हान आता है, बोलता है कि मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। अब शाओ का बर्थडे था तो दोनों उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर आते हैं। शाओ बोलती है इतना बड़ा रेस्टोरेंट। वैन हान से बोलती है कि तुम्हें इतना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट बुक कराने की जरूरत नहीं थी, तुम शाओ को बिगाड़ रहे हो। हान कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में वैन हान को थैंक यू बोलती है कि आज पहली बार शाओ ने इतना एंजॉय किया। हान कहता है थैंक यू मुझे बोलना चाहिए कि तुमने अकेले ही हमारी डॉटर को इतने अच्छे से रेस किया। वैन बोलती है बटरिंग लगाने की कोशिश कर रहे हो। हान उसके करीब आकर बोलता है कि चलो मैं तुम दोनों को ऊपर छोड़ आऊँ, लेकिन हान के करीब आने से वैन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। हान देखते है कि शाओ की तबीयत खराब हो चुकी है तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। हान बहुत ही परेशान हो जाता है, बोलता है सारी मेरी गलती है, मुझे शाओ को बाहर लेकर नहीं जाना चाहिए था, मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ। वैन बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हान कहता है पता नहीं तुमने अकेले शाओ को कैसे रेस किया होगा, तो वैन भी इमोशनल हो जाती है। बोलती है मुझे खुद नहीं पता था कि एक बच्चे को रेस कैसे करते हैं, पर वक्त ने सबको सिखा दिया। हान कहता है कि मेरी गलती कि मैं सब कुछ भूल गया और तुम दोनों को सफर करने के लिए छोड़ दिया। मैं सब कुछ बेशक भूल चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि 6 साल पहले या 6 साल बाद मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। जल्दी शाह होश में आते तो वैन डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। शाह बोलती है मुझे पहले से पता था कि आप ही मेरे डैड हैं, बस मैं चाहती हूँ कि मॉम आपको जल्दी से एक्सेप्ट कर लें, उसके लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क करना होगा, ये लड़कियों को परस्यू करना इतना आसान नहीं होता। वैन सब कुछ सुन रही थी। हान कहता है कि मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा क्योंकि डैड तुम्हारी मॉम से बहुत ही प्यार करते हैं। अब सभी पिकनिक पे आते हैं। जिन शाह को देखकर बहुत ही हैप्पी था। अब हान बच्चों के साथ खेल रहा था। हान की सिस्टर वैन से बोलती है मुझे तुम्हारे और हान के बारे में पता है। वैन बोलती है तो क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं है, कार एक्सीडेंट का रीजन मैं हूँ। उसकी सिस्टर बोलती है कि हान का कार एक्सीडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि वह सही से ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा था, पागलों की तरह स्पीड में गाड़ी चला रहा था तो ट्रक से टक्कर हो गई, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद पर ब्लेम मत लो। वैसे तुमने अचानक से हान से ब्रेकअप क्यों कर लिया। वैन बोलती है कि हमारे सोशल स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है, प्लस मैं हमेशा खुद को लेकर इनसिक्योर रहा करती थी, ऊपर से मुझे दूसरों से पता चला कि हान अब्रॉड जा रहा है पर उसने मुझे नहीं बताया, मुझे लगा उसने अपना लाइफ प्लान बना लिया है, उसके फ्यूचर में मैं शामिल नहीं हूँ। हान की सिस्टर बोलती है फिर तो तुमने हान को मिसअंडरस्टूड कर लिया। हान बोलता है तुम मेरी सिस्टर की किसी बात का बुरा मत मानना। वैन बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर बहुत ही प्यारी हैं। हान की सिस्टर ने बताया होता है कि हम हान को स्टडी के लिए अब्रॉड भेज रहे थे, तो उसने बताया कि वह तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाने की प्लानिंग कर रहा है। अब वैन की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी, इसलिए अपने फीलिंग्स के बारे में बताने जा रही होती है, पर वैसे उन्हें पता चलता है कि शाओ कहीं गायब हो चुकी है, तो सभी मिलकर उसको ढूंढने लगते हैं, पर शाओ कहीं मिल नहीं रही थी। जल्दी वैन के पास किसी आदमी की कॉल आती है कि उसकी डॉटर उनके कब्जे में है। वैन बोलती है कि तुम बताओ जितना चाहो, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। वे आदमी बोलता है मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी लाइफ चाहिए। वैन बोलती है कि मैं मरने को तैयार हूँ, प्लीज शाओ को हर्ट मत करना। हान गुस्सा करने लगता है पर वह आदमी वैन को अपने आप को खत्म करने को बोलता है। एक्चुअली में वह जैनी थी, वॉइस मॉड्यूलेट करके बात कर रही थी। शाओ टॉयलेट का बहाना बनाते हुए जैनी उसे बाहर लेकर आती है। शाओ जल्दी से लोकेशन वैन को सेंड कर देती है तो सभी वहां पे पहुंच जाते हैं। हान जैनी से शाओ को छोड़ने को बोलता है, बताता है कि शाओ मेरी डॉटर है, तो जैनी को और गुस्सा आता है, बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, आज मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। पर वैसे ही जिन छुपके से आकर जैनी को बाइट कर लेता है। अब जैनी गुस्से में उनको हिट करने जा रही थी पर वैन सामने आ जाती है, पर उससे पहले ही हान अपनी कार लेकर उसे ब्लॉक कर देता है, पर इस चक्कर में वो इंजर्ड हो गया था। जैनी अभी भी बोली जा रही थी कि हान सिर्फ मेरा है, मैं उसे बहुत ही प्यार करती हूँ, पर हान के बॉडीगार्ड्स उसको पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं। हान वैन से बोलता है कि मैं ठीक हूँ, पर अचानक से बेहोश हो जाता है। वैन आती है तो हान की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। वैन देखती है कि हान की हालत बहुत ही खराब है तो रोने लगती है, बोलती है मैंने तुमसे झूठ बोला, सच तो यह है कि मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी
कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूं। प्लीज तुम ठीक हो जाओ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। वैसे ही पीछे से हान की आवाज आती है कि तुम सच बोल रही हो। वैन देखती है कि हान बिल्कुल ठीक है। हान की सिस्टर बोलती है कि मैंने मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि अभी हान इंजर्ड है, उसे कई दिनों तक व्हील चेयर पर रहना होगा। वैन जाने लगती है तो हान उसे रोकता है। दोबारा से दर्द होने का नाटक करने लगता है तो वैन डर जाती है। हान उसे अपने करीब लाता है, बोलता है अभी तुमने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, नहीं तो मैं भी उन्हीं अंकल की तरह ऐसे ही हॉस्पिटल बेड पर पड़ जाऊंगा। वैन बोलती है तुम पागल हो, प्लीज ऐसा मत बोलो। हान कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पहले भी मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, क्या तुम पूरी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करने को तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो वैन रोने लगती है कि ऐसी सिचुएशन में प्रपोज कौन करता है। हान कहता है कि मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वैन उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो हान उसे रिंग पहनाता है और वैन उसे किस करती है। अब फाइनली दोनों की वेडिंग होने जा रही थी। इवान उसे दिल से विश करता है कि वह हमेशा हैप्पी रहे। हान की मॉम भी अपने फैंस को बता रही होती हैं कि फाइनली मेरा सन शादी करने जा रहा है। डॉक्टर और हान के दोस्त भी हान और वैन के लिए बहुत ही हैप्पी थे। हान भी बहुत ही हैप्पी था कि आज फाइनली दोनों की शादी होने जा रही है। ये दोनों वेडिंग सेरेमनी पूरा करते हैं, सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। हान की सिस्टर प्लेन की टिकट्स दिखाती है। वैन बोलती है तो सही में हान ने पहले से टिकट्स बाय कर लिया था। हान सबको साथ में ग्रुप फोटो लेने को बोलता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।